Hello students, welcome to another lecture of Goods and Services Tax for CA Intermediate. आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर 3, चार्ज ऑफ जीएसटी। हमने सप्लाई ऑफ जीएसटी का चैप्टर कवर कर लिया था एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड चैप्टर दैट इज चार्ज ऑफ जीएसटी। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 को कवर करेंगे अलॉन्ग विद नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। ठीक है, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म, ये सब को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो वेन एवर यू सॉल्व एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वहाँ पे आरसीएम या एफसीएम के बहुत सारे उसमें क्लॉजेज लिखते हैं। दैट्स व्हाई वी शुड बी वेरी थॉरली अवेयर ऑफ द डिटेल्स इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम मैं बता दिया आपको चैप्टर सेक्शन 9 एंड 10 कवर करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, थोड़े पार्ट्स लगेंगे इसको कवर करने में, अराउंड लाइक 4-5 लेक्चर्स लग जाएंगे। आई ट्राई कि मैं जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म करूँ। ठीक है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, पूरा हम कवर करते रहेंगे सारा कुछ, राइट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चार्ज ऑफ जीएसटी। ये सब डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस एज ऑफ नाउ हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाद में हमें लगता है कि कोई डेफिनेशन हमें समझ नहीं आ रही है, सो वी कैन कम बैक हियर एंड वी कैन टेक अ लुक एट द डेफिनेशन, राइट। अभी हम सीधा बेयर एक्ट पे चलते हैं, सेक्शन 9 के। यस, नाउ वी हैव कम टू द सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। साथ ही साथ, बिकॉज वी नो कि सीजीएसटी एक्ट एक है, एसजीएसटी एक्ट होता है और आईजीएसटी एक्ट होता है। लेकिन इस केस में क्या है, सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट सेम होते हैं, बट आईजीएसटी एक्ट सा अलग होता है। ठीक है, तो इसमें आईजीएसटी एक्ट में ये सेक्शन 5 है और हमारे सीजीएसटी एक्ट में ये सेक्शन 9 है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी। सेक्शन 9 को चार्जिंग सेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ओके। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, वर्ड टू वर्ड जाते हैं इसमें। Subject to the provisions of subsection 2, there shall be levied a tax called the Central Goods and Services Tax on all intrastate supplies of goods or services or both। बस रुक जाओ, वो कह रहे हैं कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, जो नीचे सबसेक्शन है उसके सब्जेक्ट टू दैट सबसेक्शन एक टैक्स लेवी किया जाएगा विच विल बी कॉल्ड द सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, मतलब बेसिकली जो भी इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है, एक स्टेट के अंदर जो भी सप्लाई हो रही है उस पर जो टैक्स लगेगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। किस पे लगेगा ये टैक्स? गुड्स पे, सर्विसेज पे, दोनों पे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी। उस पर स्टेट के टैक्सेस लगते हैं, जीएसटी नहीं लगता। ओके, ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। सेक्शन 15 आगे आएगा, इट इज सेक्शन का टाइटल है वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, एंड एट सच रेट्स नॉट एक्सीडिंग 28%। जीएसटी का जो रेट्स होता है उसमें मैक्सिमम 28% तक जाता है। ठीक है, 28% से नीचे रहना होता है रेट। ठीक है, तो उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। तो ऐसे रेट पे टैक्स लगेगा जिस वैल्यू दैट वैल्यू भी डिटरमाइंड इन द सेक्शन 15, और जो रेट है टैक्स का वो 28% से ज़्यादा नहीं हो सकता। दैट इज़ द मैक्सिमम, 28% मैक्सिमम रेट, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये कितना लगेगा वो गवर्नमेंट जो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस के बेस पे टाइम टू टाइम नोटिफाई करती रहती है।
ओके, टैक्स की पेमेंट कौन करता है? टैक्सेबल पर्सन, राइट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सबसेक्शन वन। सबसेक्शन वन का अगर समरी देखें तो क्या कहता है कि एक टैक्स है सीजीएसटी के नाम से, वो लगेगा जब इंटरस्टेट की सप्लाई होगी। ओके, और किस चीज़ की सप्लाई करेंगे? गुड्स सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, कौन किस वैल्यू पे लगेगा? जो सेक्शन 15 के अंदर डिटरमाइन होती है। कौन से रेट पे लगेगा? any rate not exceeding 28%, and the rate will be notified by the government on the recommendations of the council। और टैक्स कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन। बस, टैक्सेबल पर्सन में क्या आता है? अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 जो ऊपर उन्होंने सब्जेक्ट 2 लिखा था ना, वो द सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, motor spirit known as petrol, natural gas, and aviation turbine fuel shall be levied with effect on such date as may be notified by the government on the recommendations of the council। तो इसमें बेसिकली 5 चीज़ें हैं: पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी सप्लाई पे जीएसटी तब लगेगा। ये 5 चीज़ें हैं जिनकी सप्लाई पर जीएसटी तब लगेगा जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। जिस डेट से वो नोटिफाई करेगी कि आज से यहाँ टैक्स लगता है, उस डेट से इन चीज़ों की सप्लाई पे टैक्स लगेगा। ठीक है, बेसिकली क्या है कि ये जो 5 चीज़ें ना, इस पे जीएसटी नहीं लगता। ओके, एज ऑफ नाउ जीएसटी इन चीज़ों पे नहीं लगता। जब गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ये चीज़ नोटिफाई करेगी कि हाँ इस डेट से अब इन चीज़ों पे जीएसटी लगेगा, उस डेट से हम इस पे जीएसटी लगा देंगे, तब शैल बी लेवीड विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट। ठीक है, ये है इसमें। ठीक है, सबसेक्शन 3, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन specify categories of supply of goods or services or both, the tax on which shall be paid on reverse charge basis RCM। ठीक है, by the recipient of such goods or services or both, and all the provisions of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to that supply। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ये कहती है कि गवर्नमेंट अपने काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेस पे एक नोटिफिकेशन के थ्रू ऐसी कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस को नोटिफाई कर सकती है, स्पेसिफाई कर सकती है, जिस पे टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पे लगेगा। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो सप्लाई रिसीव कर रहे हैं वो ही गवर्नमेंट पे टैक्स जमा करवा रहे हैं। ठीक है, मान लो कि आप एक बायर हो और मैं शॉपकीपर हूँ। मैंने आपको सामान बेचा। अब मैंने जो आपको सामान बेचा, आइडियली फॉरवर्ड चार्ज में मैं उसका जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा थ्रू फाइलिंग रिटर्न्स। ठीक है, थ्रू फाइलिंग रिटर्न्स मैं जीएसटी जमा कराऊंगा गवर्नमेंट को जो मैंने सप्लाई करी है। लेकिन कुछ ऐसे कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस होते हैं जहाँ पर मैंने सप्लाई करी और जिसने सप्लाई रिसीव करी वो जाके रिटर्न भरेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। वो है वो खुद से टैक्स पे करेगा, ऐसा होता है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या आएगा? जब मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स जीएसटी को पे करूँगा एज अ शॉपकीपर, तो जीएसटी का अमाउंट मैं आपसे ही कलेक्ट करूँगा। जब आप मेरे को पेमेंट करोगे तो जो पेमेंट के अंदर एक जीएसटी का कॉम्पोनेंट भी होगा। ठीक है, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि आप रिवर्स चार्ज में पे करो, तब मैं आपसे वो जीएसटी का अमाउंट नहीं कलेक्ट करूँ। वो जीएसटी का अमाउंट आप खुद जमा करवाओगे, तो मैं कलेक्ट करके क्या करूँगा? वो आप खुद ही जमा कराओ। ठीक है ना, जितना उस पर रेट लगता है, जितना टैक्स बनता है, उस पर जीएसटी बनता है, उतना आप रिटर्न फाइल करके जमा कराओगे। और जब रिटर्न फाइलिंग करते हैं
उसमें ऑप्शन भी होता है GSTR 1 3 भी जब करते हैं कि उसमें होता है ऑप्शन कि आप मार्क कर दो कि रिवर्स चार्ज का सप्लाई है। ठीक है, तो 9(3) यही कहता है कि गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देगी कि किन किन चीज़ों पे रिवर्स चार्ज में GST लगेगा। राइट, ओके। 9(4) पे आते हैं। द गवर्नमेंट में on the recommendations of the council by notification specify a class of registered person who shall, in respect of supply of specified categories of goods or service or both, receive from an unregistered supplier, pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods or service or both, and all the provisions of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to such supply. Okay, तो 9(4) का इतना बड़ा पैराग्राफ क्या कहता है? ये कह रहा है कि गवर्नमेंट काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक नोटिफिकेशन इशू करेगी जो बताएगी एक क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जिसने कोई सप्लाई रिसीव करी है फ्रॉम दी अनरजिस्टर्ड सप्लायर। कोई अनरजिस्टर्ड है, वो GST में रिटर्न नहीं भर रहा, ही इज़ अनरजिस्टर्ड। आपने उससे कोई सप्लाई रिसीव करी। अब आपने सप्लाई रिसीव करी है पर वो तो टैक्स जमा करवा ही नहीं पाएगा, है ना। मैंने किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई सप्लाई रिसीव करी, बट वो सप्लायर क्योंकि बिकॉज ही इज़ अनरजिस्टर्ड ही कैन नॉट फाइल रिटर्न्स, ही कैन नॉट पे द GST टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को तो GST का लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं, आप तो रजिस्टर्ड हो, जो रिसिपेंट है आप रजिस्टर्ड हो, इसलिए आप रिवर्स चार्ज पे आप टैक्स मेरे को पे करोगे बिकॉज आपका जो सप्लायर है ही इज़ अनरजिस्टर्ड। तो अब आपको मुझे पे करना पड़ेगा GST। ठीक है, तो सब सेक्शन 4 यही कहता है कि आपने अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई सप्लाई रिसीव करी है देन यू एज अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ टू पे द GST टू द गवर्नमेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस एंड यू विल बी द टैक्सेबल पर्सन। ओके, और सारे प्रोविजंस जो टैक्सेबल पर्सन को लगते हैं इस एक्ट में वो आपको लगेंगे। यही क्या, वेरी सिंपल है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। ओके, सेक्शन 9 का लास्ट सब सेक्शन है 9(5). देखते हैं क्या कहता है। द गवर्नमेंट में on the recommendations of the council by notification specify the categories of services, the tax on interstate supplies of which shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it, and all the provisions of this act shall apply to ECU as if। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का वर्ड यूज़ किया गया इसमें, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ECO कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। एक काम करेंगे, जैसे ये सबसेक्शन हम कवर कर लेंगे उसके बाद हम एक बार डेफिनेशंस में जाकर देखते हैं। ठीक है, अगर होगा तो लेट्स सी क्या कह रहा है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि GST काउंसिल के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू कर सकती है जो स्पेसिफाई करेगा कुछ ऐसे सर्विसेज। ठीक है, कुछ ऐसे सर्विसेज ऑन इंटर जिस पे टैक्स लगता है ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, और वो जो है वो ECO पे करेगा। ठीक है, मान लो ECO क्या होता है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, ये सब जो ऐप्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के, ऑनलाइन बिजनेस, वो होते हैं ये ऐप्स, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनको ECO कहते हैं। अब मैंने अगर कुछ सप्लाई किया है थ्रू ECO तो उसका उस पर टैक्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ECO की होती है। ठीक है, देखो दोबारा पढ़ते हैं क्या लिखा है। गवर्नमेंट में स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज, कुछ ऐसे कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज स्पेसिफाई कर सकते हैं जिस पे टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it। इंटरस्टेट सप्लाईज की बात हो रही है यहाँ पे। द गवर्नमेंट कैन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज जिस पे टैक्स जो बनता है वो ECO पे करेगी। ठीक है, डन। नीचे भी लिखा है provided that where an electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory, any person representing such ECO for any purpose shall be liable to pay tax। क्या कह रहा है कि अगर कोई ECO ऐसी है जिसकी हमारे टैक्सेबल टेरिटरी दैट्स इन कंट्री ऑफ इंडिया के अंदर कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, उनकी कोई ऑफिस नहीं है फिजिकली,
उस केस में एक उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो टैक्स पे करेगा उनके बिहाफ पे। ठीक है, समझ गए आप? अगर क्योंकि क्योंकि क्या है ना, आपको टैक्स तो रिटर्न्स तो फाइल करनी है, टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि नहीं हमारी तो फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, पर टैक्स तो आपको भरना ही पड़ेगा ना, तो यू शुड हैव अ रिप्रेजेंटेटिव इन द कंट्री हु कैन फाइल द टैक्स ऑन योर बिहाफ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है। Provided further that where an electronic commerce operator does not have a physical presence and also does not have a representative, such ECO shall appoint a person for the purpose of paying tax। अब क्या हो रहा है कि ना तो आपकी फिजिकल प्रेजेंस है कंट्री में, और ना ही आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, अब आप कैसे करोगे? यू हैव टू अपॉइंट अ पर्सन, आपको एक पर्सन रखना पड़ेगा। यू हैव टू अपॉइंट अ पर्सन हु कैन पे द टैक्स ऑन योर बिहाफ। क्योंकि देखो टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब या तो आप खुद की फिजिकल प्रेजेंस लेके आओ, वो नहीं है तो कोई रिप्रेजेंटेटिव रखो, वो भी नहीं है तो कोई पर्सन को अपॉइंट करो जो आपके बिहाफ पे टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, सेक्शन 9 के सबसेक्शन 5 में यही लिखा है, राइट? ओके। एक बार ईसीयू की डेफिनेशन देखनी थी, जस्ट अ मिनट, एक बार देख लेते हैं वो। ये देखो, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की देखते हैं, दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 44। Electronic commerce means the supply of goods or services or both, including digital products, over digital और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल नेटवर्क के ऊपर मैं गुड्स या सर्विस या बोथ की सप्लाई करता हूँ, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 45, क्लॉज 45। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स एनी पर्सन हु ओन्स, operates or manages a digital or electronic facility or platform for electronic commerce। ठीक है, सो एनी पर्सन जो या तो ओन करता है, ऑपरेट करता है या मैनेज करता है कोई भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो ओन ऑपरेट या मैनेज करता है उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, लेट्स गो नेक्स्ट। ठीक है, सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, सेम टाइटल है, बस यहाँ पे आईजीएसटी लिखा हुआ है। ओके, अब अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट के जितने सबसेक्शंस हैं दे आर वेरी सिमिलर टू द सेक्शन 9 के सबसेक्शंस। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे आता है? बट डिफरेंस देखो यहाँ पे आता है, दिस इज वेयर द डिफरेंस इज। यहाँ पे इंटर स्टेट लिखा है, यहाँ पे इंट्रा लिखा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जगह जगह पे ये चेंजेस हैं। ये यहाँ पे इंटर आएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स। ओके, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये सब लिखा आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, एक और बताता हूँ आपको, ये देखो इंटर स्टेट, इट इज़ कम्प्लीटली सेम जस्ट लाइक सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, बस यहाँ पे इंट्रा की जगह इंटर लिखा है और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जगह इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिखा हुआ है। ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली अदरवाइज इट इज़ कम्प्लीटली सेम। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टॉपिक यहाँ पे आया है। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया सब उससे केस लॉस, सॉरी, ये हमने बेयर एक्ट से कवर कर लिया था। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। ऐसे कौन से गुड्स और सर्विसेज हैं जो कि नोटिफाई किए हैं अंडर आरसीएम, ये भी देखना है कि नोटिफाई क्या कर रखा है आरसीएम के अंदर, ये ऐसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं। पहला देखते हैं, जो ए पार्ट है, ए पार्ट विल टॉक अबाउट गुड्स, और जो बी पार्ट है, बी पार्ट विल टॉक अबाउट सर्विसेज। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद ए पार्ट। सप्लाईज of goods taxable under reverse charge, that is supply of the goods where tax is payable by the recipient। ठीक है, क्या लिखा है? Goods like cashew nuts which are not shelled or peeled, cashew nuts which are not shelled or not peeled, beedi wrapper leaves, tobacco leaves, and raw cotton when supplied by agriculturists to any registered person, supply of lottery when supplied by state, UT or local authority to lottery distributor or selling agent, silk yarn when supplied by manufacturer of silk yarn to any registered person, used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap when supplied by CG, SG or Union Territory or any local authority to any registered person, priority sector lending certificate when supplied by registered person to any registered person are taxable under reverse charge। कई सारी इन्होंने चीज़ें बताई हैं, कई सारे ऐसे गुड्स बताए हैं जिसपे रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगता है। ओके, कैशू नट्स हो गए विच आर नॉट शेल्ड और पील्ड, टोबैको, बीड़ी रैपर लीव्स, रॉ कॉटन जब कोई एग्रीकल्चरिस्ट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है। ठीक है, जब कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल लोकल अथॉरिटी या यूटी किसी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को लॉटरी सप्लाई करती है, लॉटरी की टिकट्स होती है ना, वो सप्लाई करती हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर को। सिल्क यार्न जो होता है, जब मैन्युफैक्चरर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है। यूज्ड व्हीकल्स हो गए, या ओल्ड एंड यूज गुड्स या कन्फिस्केटेड सीज्ड गुड्स हो गए, जब कोई CGSG लोकल अथॉरिटी या यूटी सप्लाई करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को। फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट हो गई, जब एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे को सप्लाई करता है। ये तरह के गुड्स पे रिवर्स चार्ज लगता है। ठीक है, ओके। मेन यहाँ पे सर्विसेज का आता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझनी पड़ेंगी, राइट। चलो, supply of services taxable under reverse charge under section 9 subsection 3 of the CGST Act, that is the services where tax is payable by the recipient। ठीक है, नोटिफिकेशन का नंबर भी लिखा है यहाँ पे, नोटिफिकेशन नंबर 1327 CTR डेटेड 28 जून 2017। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है। ओके, सर्विसेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिन पे आरसीएम लगता है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि कितने टोटल हैं, उससे थोड़ा आइडिया हमें लग जाएगा। ओके, देयर आर अबाउट 16 सर्विसेज, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली सर्विस, तो अब फर्स्ट सर्विस हम देखने जा रहे हैं। द फर्स्ट सर्विस इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी which is also known as GTA in respect of transportation of goods by road to any factory registered under or governed by Factories Act, any society under the Society Registration Act, any cooperative society, any registered person under any of the GST acts, any body corporate,
any partnership firm, registered or not, and any casual taxable person. ठीक है, अगर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट करने की एजेंसी ने कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस करी है इन पर्टिकुलर लोगों को, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव, पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड पर्सन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, इनको अगर कोई भी सर्विस की सप्लाई करी है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने, ठीक है, उस केस में आरसीएम पे टैक्स इनको पे करना पड़ेगा, इनको। ठीक है, देखो आरसीएम समझने का एक बहुत इजी वे है कि जो पैसे दे रहे हैं ना उसको टैक्स भरना, बस। बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो पेमेंट कर रहा है कोई भी गुड्स या सर्विस की, जो पेमेंट कर रहा है उसको टैक्स भरना है। अगर आप ये ट्रिक यूज़ करोगे ना तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना, चलो। हाउएवर, मैंने ऊपर को देखा था ना, बट हाउएवर reverse charge mechanism, that is RCM, shall not apply to services provided by a GTA by way of transport of goods in a goods carriage by road to department, establishment of the central government or state government, union territory or local authority or government agency which has taken a registration and only for purpose of deducting the tax and for not making a taxable supply। इसका ये कहने का मतलब है कि अगर जीटीए ने सर्विस दी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस दी है, किसको, कोई डिपार्टमेंट या कोई एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, या फिर किसी लोकल अथॉरिटी को या फिर किसी गवर्नमेंट की एजेंसी को ये सर्विस दी है हमने, और तो ठीक है, तो उस पर आरसीएम नहीं लगेगा। लेकिन जो ये तीनों हैं, दे शुड हैव टेकन द रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर डिडक्टिंग टैक्स, ओनली फॉर डिडक्टिंग टैक्स उन्होंने रजिस्ट्रेशन लेनी चाहिए, एंड नॉट फॉर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। सिर्फ उस केस में आरसीएम पे टैक्स इनको नहीं भरना पड़ेगा। समझिए आप, दैट इज इस केस में फिर जीटीए जो है वो खुद ही भरेगी टैक्स। ठीक है ना, चलो। फर्दर further nothing contained in this entry shall apply where the supplier has taken the decision and exercised the option to pay tax on the service of GTA in relation to ओके। कभी कभी क्या होता है कि सप्लायर जो है, मतलब जो जीटीए है, वो खुद चूज करता है कि नहीं मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना चाहता हूँ। उस केस में ये आरसीएम वाला फिर उस पर अप्लाई नहीं होगा। जब उसने खुद ही कह दिया कि मैं खुद टैक्स पे करूँगा सरकार को फॉरवर्ड चार्ज में, ठीक है, फिर आरसीएम वाला आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, सिंपल। या फिर सेकंड, द सप्लायर हैज इशूड अ टैक्स इनवॉइस टू द रेसिपिएंट चार्जिंग सीजीएसटी एट द एप्लीकेबल रेट्स एंड हैज मेड द प्रिस्क्राइब्ड डिक्लेरेशन। अगर हमने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया सप्लायर ने रेसिपिएंट को, तो सीजीएसटी भी चार्ज कर दिया उस पर डिक्लेरेशन भी दे दी, ठीक है, उस केस में फिर ये आरसीएम वाला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सर्विस। Services provided by individual advocate, including a senior advocate or firm of advocates by way of legal services directly or indirectly। क्या हो रहा है, कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है, ठीक है, जिसमें सीनियर एडवोकेट भी हो सकता है, या फिर एक फर्म है वो एडवोकेट्स की, उन्होंने लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं। ठीक है, किसको प्रोवाइड करी है, कोई भी बिजनेस एंटिटी, किसी भी बिजनेस एंटिटी को उन्होंने लीगल सर्विस प्रोवाइड करी है। अब लीगल सर्विस क्या होता है, एनी सर्विस प्रोवाइडेड in relation to advice, consultancy, or assistance in any branch of law in any manner and includes representational services before any court authority। मैंने कुछ एडवाइस दी है या मैंने कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज दी हैं, किसी तरह की असिस्टेंस करी है, और उसमें ये भी आता है कि मैं कोर्ट जाके रिप्रेजेंट भी करूँ अपने क्लाइंट को। अगर मैंने ऐसी किसी सर्विस दी है और मैं एक इंडिविजुअल एडवोकेट हूँ या सीनियर एडवोकेट हूँ,
जैसे मेरी पूरी फर्म है एडवोकेट्स की, मैंने सर्विस प्रोवाइड करी है किसी बिजनेस एंटिटी को जो कि हमारे टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर फॉल करती है, तो इस केस में वो बिजनेस एंटिटी खुद आरसीएम पे जीएसटी पे करेगी, मैं नहीं पे करूँ। ओके, चलो। वकीलों का कहते हैं उसको कि वकीलों का है। थर्ड, सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एन बिजनेस एंटिटी। किसी भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करी है जो कि हमारे टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर फॉल करती है, उस पे आरसीएम पे टैक्स पे करना पड़ेगा बिजनेस एंटिटी को। ठीक है। फोर्थ, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी पर्सन ने, any person has provided sponsorship services to a body corporate or a partnership firm located in taxable territory। इस केस में वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म खुद ही टैक्स पे करेंगे। ठीक है ना। ओके, चलो। सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी। किसी भी सीजीएसडी या यूटी ने कुछ सर्विस सप्लाई करी है एक बिजनेस एंटिटी को, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी स्टेट गवर्नमेंट या किसी यूनियन टेरिटरी या फिर किसी लोकल अथॉरिटी ने एक बिजनेस एंटिटी को सर्विस सप्लाई करी है, तो उस केस में बिजनेस एंटिटी को खुद आरसीएम पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, services in relation to aircraft or vessel inside or outside the presence of a port or airport, गुड्स या पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्ट। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके अलावा कोई भी सर्विस जो सप्लाई करती है स्टेट या सेंट्रल किसी बिजनेस एंटिटी को, तो उसमें बिजनेस एंटिटी को भी जीएसटी पे करना पड़ेगा आरसीएम के अंडर। ठीक है। ओके। 5A, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग रेलवेज, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी। किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंटिंग करने की सर्विस दी है गवर्नमेंट ने, एक्सक्लूडिंग द रेलवेज, उस केस में उस पर्सन को आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। 5AA, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन। किसी भी पर्सन ने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट करी है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, उस केस में आरसीएम में जीएसटी पे करना। ठीक है। 5AB, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने रेंट करी है, उसका सर्विस हमने प्रोवाइड करी है रेंटिंग की, बट दैट इज अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, और ये किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने सर्विस दी है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसमें रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी आरसीएम में पे करना पड़ेगा। ठीक है। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। क्या हो रहा है कि कोई डायरेक्टर है किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट का, उसने डायरेक्टरशिप, चेयरमैनशिप, इनकी सर्विसेज प्रोवाइड करी है कंपनी को, तो वो कंपनी को आरसीएम में जीएसटी पे करना। ठीक है। इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट ने इंश्योरेंस वाली कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो इंश्योरेंस वाली कंपनी आरसीएम में जीएसटी पे करेगी। ओके। फिर रिकवरी एजेंट ने बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो वो इंस्टीट्यूशन पे करेगा आरसीएम में। ठीक है। चलो।
ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, और समझने में बहुत आसान है, राइट। चलो ये देखते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, artist, or the like by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under Section 13(1)(a) of the Copyright Act relating to original dramatic, musical or artistic works to a music company, producer or the like। तो किसी भी म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या वैसे सिमिलर किसी पर्सन ने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है, बाय द वे, या तो मैंने ट्रांसफ़र कर दी अपनी कॉपीराइट राइट्स, या मैंने आपको परमिशन दे दी कि आप यूज़ कर सकते हो, मेरा ओरिजिनल वर्क आप यूज़ कर सकते हो, मैंने वो आपको राइट दिया है। अब मैं ऑब्वियसली कुछ चार्जेस भी लूँगा, रॉयल्टी कुछ तो लूँगा मैं। उस केस में जो कंपनी है वो आरसीएम में जीएसटी पे करेगी, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने किसी भी कंपनी को या किसी प्रोड्यूसर को राइट दिया या ट्रांसफ़र कर दिया कि आप मेरा मटेरियल, ओरिजिनल जो मेरा कंटेंट है, मेरा वर्क है, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ चार्ज तो करूँगा। अब जो मैंने पैसा चार्ज किया उस पर जीएसटी भी लगेगा। वो जीएसटी वो मैं नहीं पे करूँगा, वो कंपनी ही पे करेगी रिवर्स चार्ज में। ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 9A, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन ऑथर, किसी ऑथर ने सर्विस प्रोवाइड करी है सेम कॉपीराइट वाली, उसके ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स किया है किसी पब्लिशर को, तो पब्लिशर ही उस पर आरसीएम में जीएसटी पे करेगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, ऑथर को ऑप्शन दे दिया कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले रखी है तो, और आपने डिक्लेरेशन भी एक फाइल कर दी कि आप चाहते हो कि मुझे फॉरवर्ड चार्ज में पे करना है, आपके पास ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो आप इसमें फॉरवर्ड चार्ज में भी आप जीएसटी पे कर सकते हो अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले रखी है, ठीक है। तो वो आप कर लेना। क्या लिखा है यहाँ पे, however an author can choose to pay tax under forward charge if he has taken registration under the CGST Act and he has filed a declaration in the prescribed form that he exercises the option to pay CGST on the said service under forward charge in accordance with Section 9(1) and to comply with all the provisions as they apply to a person liable for paying the tax in relation to the supply of goods or services, and he shall not withdraw the said option within the period of 1 year। अगर मैंने ऑप्शन लिया कि मैं ऑथर हूँ और मुझे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना है, तो जब मैंने ये ऑप्शन को यूज़ किया, एक्सरसाइज किया, तो मुझे उसके 1 साल के अंदर मैं वो ऑप्शन चेंज नहीं कर सकता। मुझे 1 साल तक फॉरवर्ड चार्ज में ही पे करते रहना है, ठीक है। इफ़ आई एम चूजिंग कि मुझे फॉरवर्ड चार्ज में पे करना है टैक्स, मैं ऑथर हूँ, मुझे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना है, रजिस्ट्रेशन भी है मेरे पास, डिक्लेरेशन भी मैंने फाइल कर दी प्रिस्क्राइब फॉर्म में, तो अब क्या होगा कि मैंने जैसे ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे किया, उसके 1 साल में with for the next 1 year I have to keep paying GST on forward charge। और आपको क्या करना है, एक इनवॉइस पे डिक्लेरेशन भी दे देना है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ठीक है। ओके, ठीक है। 10th पे चलते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई। ओवरसीइंग कमिटी एक है आरबीआई की, उसके मेंबर्स ने सर्विस प्रोवाइड करी है आरबीआई को, तो आरबीआई विल पे द टैक्स इन आरसीएम। Services supplied by individual direct selling agents other than a body corporate partnership or limited liability partnership firm to bank और नॉन बैंकिंग, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होते हैं कुछ, जो कि बैंक्स को या एनबीएफसीज को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बेसिकली कस्टमर्स लाना, और बाकी जो बिजनेस प्रमोशन की जो चीज़ें होती हैं वो सर्विसेज होती हैं। अगर कोई इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एक बैंकिंग कंपनी को या फिर एनबीएफसी को, तो उस केस में वो कंपनी या एनबीएफसी खुद आरसीएम में जीएसटी पे करेगी, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी,
एक बिजनेस फैसिलिटेटर है जो बिजनेस को और बढ़ाने में बैंक की हेल्प कर रहा है, तो उस केस में बैंक खुद आरसीएम पे जीएसटी पे करेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, ठीक है, उसका एजेंट है। कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, उसका एक एजेंट है। वो एजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, तो उस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को आरसीएम पे जीएसटी पे करना है। ठीक है। सिक्योरिटी सर्विसेज, services provided by the way of supply of security personnel provided to a registered person। ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी पर्सनल की हम सप्लाई कर रहे हैं एक रजिस्टर्ड पर्सन को। सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं उनकी हम सप्लाई कर रहे हैं एक रजिस्टर्ड पर्सन को। उस केस में अब इसमें सर्विस दे कौन रहा है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है। और सर्विस का रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है। रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे वो करेगा, आरसीएम में जीएसटी पे करेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि किस पे अप्लाई नहीं करता? और डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीजी, एसजी और यूटी और लोकल अथॉरिटी, या फिर किसी गवर्नमेंट एजेंसी जिसने रजिस्ट्रेशन लिया ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टैक्स एंड नॉट फॉर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है। इनके अलावा एक और है रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कॉम्पोजिशन, जो कॉम्पोजिशन में टैक्स पे है। उसके अलावा इन लोगों पे, इन लोगों को अगर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करी है तो वो आरसीएम में जीएसटी पे करेंगे। ठीक है। सिक्योरिटी सर्विस की बात हुई यहाँ पे। ओके। 15 पे आते हैं। Services provided by way of renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charge from the service has been provided to body corporate। ओके। तो क्या हो रहा है? ओके। तो कोई भी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट who supplies service to a body corporate and doesn't issue an invoice charging CGST 6% to service recipient। कोई ऐसा पर्सन except a body corporate who supplies services to a body corporate और 6% जैसे वो चार्ज नहीं करते हैं। ऐसा किसी ने एक मोटर व्हीकल रेंट किया है, रेंट करने की, मोटर व्हीकल रेंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, जहाँ पे जितने मैंने पैसे चार्ज किए हैं रेंटिंग के, उसमें फ्यूल भी इंक्लूडेड है, और ऐसी मैंने सर्विस दी है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो बॉडी कॉर्पोरेट आरसीएम पे जीएसटी पे करेगी। मैंने कोई व्हीकल, अपनी गाड़ी मैंने रेंट पे दिया। अब मैंने जब गाड़ी रेंट पे दी किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो मैंने पैसे लिए होंगे उसे रेंट। अब उस रेंट में मैंने कहा कि यहाँ पे फ्यूल का खर्चा इंक्लूडेड है, आपको अलग से नहीं पे करना, इंक्लूडेड है फ्यूल का खर्चा इसमें। ठीक है। इस केस में फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो आरसीएम में जीएसटी पे करेंगे। ठीक है। 16 पे आते हैं। सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 1997 ऑफ सेबी। ठीक है। अब इसमें कोई लेंडर है, ठीक है, कोई लेंडर है, दैट इज अ पर्सन हु डिपॉजिट द सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड इन his name in the name of any other person duly authorized on his behalf with approved intermediary for the purpose of lending under scheme of SEBI। कोई भी पर्सन है जो अपने नेम में, सही, जो अपने उसके रजिस्टर्ड, उसके नेम में कोई सिक्योरिटीज हैं, उसको डिपॉजिट करवा रहा है किसी दूसरे और के नेम में। ठीक है। ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड करे एक लेंडर, तो जो बॉर्डर है, जो ये चीज़ जो वो सिक्योरिटीज बॉर्डर कर रहे हैं, उसको आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ इसको। बेसिकली क्या हो रहा है, एक पर्सन है जिसके नाम पे सिक्योरिटीज़ हैं, उसने वो सिक्योरिटीज़ किसी दूसरे के नाम पे कर दी। ठीक है। किसी दूसरे नाम पे कर दी, किसके नाम पे करी? बॉर्डर के नाम पे। तो इस केस में वो लेंडर बन गया, क्योंकि मैंने अपनी चीज़ किसी दूसरे नाम पे कर दी कुछ टाइम के लिए, तो मैं लेंडर बन गया, वो मेरा बॉर्डर है। ठीक है। तो अब बॉर्डर जो है वो आरसीएम में जीएसटी पे करेगा। ठीक है ना। बाकी इसके बारे में फाइनल लेवल पे और कवर करते हैं, अभी के लिए इसमें इतना ही है। ठीक है। चल।
ये थोड़ी इन्होंने ऊपर का एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, अब जीटीए का एक केस देखते हैं, फिर डन करते हैं इसका। जीटीए में क्या होता है ना कि person liable to pay tax under GTA service where recipient is one of the specified recipients। अगर मैं जीटीए हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं खुद टैक्स पे करूँगा, तो मैं 12% पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने कहा कि मुझे टैक्स पे नहीं करना, तो आरसीएम पे टैक्स पे होगा, मेरा कोई मतलब नहीं उसमें। अब क्या है ना कि मैं चाहूँ तो मैं 5% पे भी टैक्स पे कर सकता हूँ। 12, मैं खुद जीटी हूँ, मैंने 12% पे टैक्स पे किया फॉरवर्ड चार्ज में, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं 5% पे भी फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर सकता हूँ। बस इसमें क्या होगा कि मैं आईटीसी अवेल नहीं कर पाऊँ। ठीक है, अगर मैं 5% फॉरवर्ड चार्ज में मान जाता हूँ तो मैं आईटीसी अवेल नहीं कर पाऊँगा, जो मैंने इस केस के सप्लाई में सप्लाईज ली होंगी, गुड्स सप्लाई करने में, उसमें जो मैं सप्लाईज इनवर्स सप्लाईज ली होंगी उस पर आईटीसी में अवेल नहीं कर सकता। मैं 5% पे चाहूँ तो खुद से पे कर दूँ। ये ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अगर मैं 12% वाला पे कर रहा हूँ खुद से, उसमें मेरे को आईटीसी में नो रेस्ट्रिक्शन, जितना आईटीसी लेने ले लो, 12% पे जीएसटी पे करूँ। पर अगर चाहते हो कि 5% पे मैं जीएसटी पे करूँ, तो आप आईटीसी नहीं ले सकते फिर, या तो फिर आरसीएम में भेजो 5% पे। ठीक है, ये है। सिमिलर इसका भी है, रेंटिंग का। ठीक है, बिल्कुल सेम है। ओके, ये थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जो हमने ऊपर देखा सारा कुछ है वही सेम। अगर आप चाहो थोड़ा डिटेल में तो इसको आप पढ़ सकते हो एक बार। कोई डाउट अगर है आपका तो इसमें आप पढ़ लो, वो क्लियर हो जाएगा। इसमें काफ़ी अच्छे से आइसन एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट। ओके, एक बार ये देख लेते हैं। टैक्स पेबल बाई ईसी ऑन नोटिफाइड सर्विसेज, ईसीओ की डेफिनेशन हमने देख ली थी, पर ये क्या क्या रहा है। एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 17/2017। ठीक है, और एक और है 14/2017। इन्होंने नोटिफाई किए हैं फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सर्विसेज सप्लाइड बाय ईसीओ फॉर दिस पर्पस। ओके, बेसिकली ये ऐसे कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज हैं जिस पे ईसीओ को टैक्स पे करना है। तो ठीक है ना, देखो यहाँ पे लिखा है विच शैल बी टैक्स विच शैल बी पेड बाय द ईसीओ। ठीक है ना, कौन से सर्विसेज हैं ऐसी? सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस। ठीक है, तो कोई भी पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस है बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस, उस केस में ईसीओ को आरसीएम पे जीएसटी पे करनी है। अच्छा, आरसीएम पे नहीं, मतलब उनको आरसीएम में गलत बोले, सॉरी। उनको टैक्स पे, ईसीओ को टैक्स पे करना है। ठीक है, इतना समझो। ओके, services by way of transportation of passengers by an omnibus, except where the person supplying such service to ECO is a company। अब ओमनी बस से भी सर्विस दे रहे हैं हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की, लेकिन इस केस में जो सर्विस सप्लाई कर रहा है वो एक्सेप्ट विद द पर्सन सप्लाइंग सर्विस इज अ कंपनी। कंपनी के अलावा अगर कोई कर रहा है तो उस केस में ईसीओ को करना है टैक्स पे। ठीक है, देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एन ओमनीबस, एक्सेप्ट जब कोई एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग थ्रू ईसीओ इज अ कंपनी। मान लो ईसीओ पे कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, वो ओमनी बस से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स कर रही है। ठीक है,
उस केस में फिर ईसीओ को नहीं पे करना, वो कंपनी ही पे करेगी अपने आप, उसमें ईसीओ को नहीं पे करना। समझ रहे हो आप? ईसीओ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स को सप्लाई करने की, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विस हो रही है, और वो सर्विस कौन दे रहा है? लाइक कंपनी दे रही है थ्रू ईसीओ। उस केस में जो है फिर कंपनी ही पे करेगी, ईसीओ को टैक्स नहीं पे करना। ठीक है, ओके। Services by way of providing accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites, or other commercial places meant for residential or lodging purposes, except where the person supplying such service through ECO is liable for registration. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एक ECO के थ्रू होटल बुकिंग्स, गेस्ट हाउसेस, क्लब्स, ये सब कमर्शियल प्लेसेस की बुकिंग्स हो रही हैं, या कोई भी पर्पज़ हो रहा है जिसमें अकोमोडेशन प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, इस केस में क्या है, इस केस में ईसीओ का टैक्स पे करना है, एक्सेप्ट जहाँ पे जो पर्सन ये सर्विस दे रहा है ही इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड। उस केस में फिर ईसीओ टैक्स नहीं पे करिए। ठीक है ना, ओके। सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, एक्सेट्रा, वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट वेयर इज अप्लाइड। जैसे अर्बन कंपनी है, वहाँ पे प्लम्बर्स होते हैं, सैलून के हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपनी, लेकिन वो रजिस्टर्ड कभी कभार नहीं भी होते। उस केस में ईसीओ पे कर देती है टैक्स। लेकिन जहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो रजिस्टर्ड है, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन खुद टैक्स पे करेगा, ईसीओ को टैक्स पे नहीं करता। ठीक है। सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट्स एक्सेट्रा लोकेटेड स्पेसिफिक प्रीमाइसेस। कोई रेस्टोरेंट सर्विस की सप्लाई हो रही है other than services supplied by restaurant or eating joint at specified premises। कुछ ऐसे स्पेसिफाइड premises हैं जहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको खुद टैक्स पे करना है, या और इस केस में ईसीओ का टैक्स नहीं पे करना। ठीक है, लेकिन जो मेनली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं और ईसीओ के थ्रू सप्लाई करें तो ईसीओ खुद ही टैक्स पे करेगा उसमें। ठीक है, अब ये जो हमने ऊपर देखा उसके मीनिंग है। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैं बताता हूँ। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस जो हमने यहाँ पे देखा, देखो ये देखो, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आपको पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। Premises providing hotel accommodation service having declared tariff of any unit of accommodation above 7500 per unit per day or equivalent। कोई भी ऐसा होटल जिसका जो एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड करती है और उसका डिक्लेयर टैरिफ ऑफ 1 यूनिट पर डे इज़ मोर देन ₹7500, उसे हम स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस कहेंगे। हम वैसे नॉर्मल लाइक इसको कहते हैं लग्जरी होटल है, जैसे जो लग्जरी होटल्स होते हैं उनका होता है 7500 से ऊपर। तो वहाँ पे अगर आपको कोई रेस्टोरेंट है तो उस केस में आप रेस्टोरेंट खुद ही उस पर जीएसटी पे करेंगे। ठीक है ना, अगर वहाँ पे वो लोकेटेड है तो। ओके, ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप ये सब पढ़ सकते हो, इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये। ओके, ठीक है, ओके। अब ये सेक्शन 10 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 10 हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हमने सेक्शन 9 पूरा कवर कर लिया। सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट हमने इसमें कवर कर लिया। उसके अलावा हमने ऐसे गुड्स एंड ऐसे सर्विसेज देखे जिस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया जाता है, राइट। फिर उसके बाद हमने ईसीओ के भी कुछ पॉइंट्स देख लिए थे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा इसको खुद से रीड करना, समझना, जो मैंने ट्रिक बताई थी एक रिवर्स चार्ज के लिए, वो यूज़ करना, और दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, कुछ भी डाउट हो या कुछ भी आपका कोई क्वेरी हो तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट। ठीक है, अभी इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ब्रिंग सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, उसके आगे आगे जैसा चलता जाएगा हम करते रहेंगे। ठीक है,
आई डोंट नो कितने लेक्चर्स लगेंगे इस चैप्टर कवर करने में, वो आगे हम देख लेंगे। आई ट्राई टू कंप्लीट इट फास्ट, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है जीएसटी का, बट विल कवर इट प्रॉपरली। ठीक है, सो दिस इज सार्थक चावला signing off for this lecture. If you like this video, if you like my content, do consider liking the videos, share it with your friends, and subscribe to the channel. Thank you. Bye.